जी तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे स्टार्स एमडीकैट केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज़ और उसमें हमने 2 वीडियोस में एमसीक्यूज़ 70 सॉल्व कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट रह गया वो इंशाल्लाह इस वीडियो में सारे पूरे करेंगे। तो एक बार फिर से सॉरी क्योंकि वीडियो लेट हो गई। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। अगर आप लोग नए चैनल पे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो एमसीक्यू नंबर 71 से शुरू करना है हमने। तो एमसीक्यू नंबर 71 में कह रहा है What does negative sign in the electrostatic energy for hydrogen atom convey? मतलब जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब एक हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी का रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का रिलेशन है, उसमें ये जो नेगेटिव साइन है ये रिलेशन है हाइड्रोजन के एटम का जो बोहर ने निकाला था एनर्जी का रिलेशन -13.31 का स्क्वायर। ये जो नेगेटिव का साइन है ये हमें क्या बता रहा है, वो ये पूछ रहा है। तो ये नेगेटिव का साइन हमें ये बता रहा है कि ये जो शेल में ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हुआ है, ये इनको न्यूक्लियस ने खींचा हुआ है। तो मतलब ये कि जो इस एटम में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि इसको खींच के रखा है न्यूक्लियस ने। तो ये इसकी एनर्जी क्या होगी, मूव कम करेगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी, काइनेटिक एनर्जी। इसी के अलावा अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता, न्यूक्लियस के गिर्द ना होता, तो फिर इसकी एनर्जी ज़्यादा होनी थी, क्योंकि अब इसको किसी ने खींचा नहीं हुआ, ये फ्रीली मूव कर सकता है ज़्यादा अच्छे से, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होनी थी। मतलब जो एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये वाले एटम में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्या है, कम। तो यही हमें नेगेटिव साइन बताता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है किसने, ये न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है और उसकी वजह से इसकी एनर्जी कम है। तो पहला ऑप्शन देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये नहीं है, नेगेटिव साइन ये नहीं बताता। बी वाली ऑप्शन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज़ लोअर देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इन मोशन, कि जो एटम में एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, कम है, किससे, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में होता उससे। तो ये वाली बात ठीक है जो भी हमने डिस्कस भी की है, तो बी ऑप्शन ठीक है। इसके अलावा अगर सी ऑप्शन में देखो तो वो कहेगा द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज़ लोअर देन एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ रेस्ट, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो उससे एनर्जी कम होगी। मतलब मगर जो हमने बात किया वो क्या किया कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, तो ये वाली बात ठीक नहीं है, बी ऑप्शन ठीक होगी। 72 MCQ, इफ़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 3 देन द वैल्यूज़ ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर आर, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होंगी। तो हमें पता है अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो 3 होगा, तो उसका मतलब है कि जो हमारे पास शेल है वो क्या होगा, m। अगर आपको पता है कि n इज़ इक्वल टू l हो तो n इज़ इक्वल टू 1 हो तो k शेल होता है, n इज़ इक्वल टू 2 हो तो l शेल, और n इज़ इक्वल टू 3 हो तो m शेल। और हमें पता है कि किसी भी शेल में अगर हमने नंबर ऑफ सब शेल निकालने हैं, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n। मतलब अगर किसी भी शेल में अगर हमने नंबर ऑफ सब शेल निकालने हैं, सब शेल अगर हमने निकालने हैं किसी भी शेल में, तो उसके लिए फॉर्मूला है n। तो मतलब अब वो कह रहा है कि हमें m शेल में नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे, और हमें पता है n शेल में नंबर ऑफ सब शेल m की वैल्यू क्या होती है, 3, तो n की जगह पे हम 3 लिखें, मतलब m शेल में नंबर ऑफ सब शेल भी 3 ही होंगे। और वो कौन कौन से होंगे, sp d। और हमें पता है s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0, p के लिए होती है 1 और d के लिए होती है 2। तो जो l की वैल्यू आ गई n इज़ इक्वल टू 3 के लिए वो आई 0 1 2, ये हमारे पास मौजूद है बी ऑप्शन में 0 1 2। 73 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन m एनर्जी लेवल, m एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि m एनर्जी लेवल में 3 सब शेल होंगे s p d, और हमें पता है कि s सब शेल की कोई ऑर्बिटल नहीं होती, मतलब एक ऑर्बिटल होती है उसमें, p सब शेल की 3 होती हैं और d की 5, तो 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 सब शेल हमारे पास m शेल में टोटल होंगे, 9 ऑर्बिटल होंगे सॉरी, तो 9 ऑर्बिटल, डी ऑप्शन। इन ग्राउंड स्टेट एन एलिमेंट हैज़ 13 इलेक्ट्रॉन, एक ग्राउंड स्टेट में एलिमेंट के हैं 13 इलेक्ट्रॉन उसके पास, किसमें, m शेल में, द एलिमेंट इज़, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट है उसके पास जो एलिमेंट हैं 13 इलेक्ट्रॉन हैं m शेल में, m शेल से मुराद तीसरे शेल में।
तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तीसरे शेल में हमें 13 करने हैं, तो तीसरे शेल से मुराद 3 वाले जो ऑर्बिटल होंगे, तो इसमें देखो 3s और 3p, इसको मिलाकर कितने होंगे 2 और 6 8 और उसने कहा 13, तो मतलब आगे जो 3d होगा उसमें कितने आ जाएंगे 8 ये हो गए, तो 5 वहाँ पे 13 हो गए। तो अब वो कह रहा है कि इस एलिमेंट का नाम बताएं, तो इस एलिमेंट के अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 2 4 6 10 और 18 और 5 23, तो 23 इसका एटॉमिक नंबर बनता है। तो देखते हैं एटॉमिक नंबर 23 किसका होता है। तो 23 एटॉमिक नंबर होता है, तो 23 बनता है 2 2 4 6 10 12 और 6 18 और 6 20 25, सॉरी। तो जो 25 एटॉमिक नंबर है वो देखना है किसका। तो 25 एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 25 एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी 25 एटॉमिक नंबर उसने कहा हमारे पास जो एम शेल में है वो कितने हैं 5, तो इसमें हमारे पास एम शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8 और 5 13, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर जो वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो अगर हम 25 देखें तो 25 मैंगनीज़ का होता है, मगर मैंगनीज़ की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो मौजूद है वो है क्रोमियम की, जो जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो ये भी तो हो सकता है कि ये जो क्रोमियम में क्या होता है कि जो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वही उठ के उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जिसमें 4s में 1 होता है, मगर 3d मतलब एम शेल में 13 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 6 8 और 5 13। तो ये हो सकता है क्रोमियम की हो, क्योंकि मैंगनीज तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो क्रोमियम हमारे पास ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सी ऑप्शन है जो नहीं पॉसिबल होगी। ए ऑप्शन n इज़ इक्वल टू 2, l इज़ इक्वल टू 1। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि अगर हमारे पास n जो है वो 2 होगा तो l की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे अगर n जो है 3 था तो l की वैल्यू 0 1 2 3 था, 0 1 2 था, सॉरी। तो इसमें l की वैल्यू अगर n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 हो सकती हैं। तो मतलब ये वाली ऑप्शन तो ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 है तो अभी हमने कहा पूछा कि l की वैल्यूज़ 0 1 2 हो सकती हैं, तो यहाँ पे उसने 0 दी है l की वैल्यू, तो ये भी ठीक है। सी वाली ऑप्शन में देखो n इज़ इक्वल टू 2 है और l की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया कि n की अगर 2 है तो उसमें 0 1 l की वैल्यू हो सकती है, मगर यहाँ पे देखो m की वैल्यू उसने दे दी -1। हमें पता है कि जो 0 l इज़ इक्वल टू 0 इसका मतलब ये है कि ये l इज़ इक्वल टू 0 का मतलब ये s सबशेल की बात कर रहे हैं, और s सबशेल स्फेरिकल होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब इसके लिए जो m की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, मगर यहाँ पे क्या -1 है, ठीक है। तो जो m की वैल्यू होती है वो जो है वो डायरेक्शन बताती है स्पेस में, तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट होगी कि ये गलत है, सी वाली। आगे जी द क्वांटम नंबर स्पेसिफाई डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर क्या बताता है। तो क्वांटम नंबर हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है एक एटम में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन। आगे एन आइन x+2 हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ये जो आइन है इसके वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वाज देयर इन द वैलेंस शेल बिफोर आयनाइजेशन, वो कह रहा है कि जब इसने आयनाइजेशन नहीं की थी, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किए थे, ये +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं इस आइन में, तो जब इसने आयनाइजेशन नहीं की थी तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताना है हमने। तो ये बताने के लिए आप लोग ये इक्वेशन देखें कि ये x था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके x2+ बना दिया। अब वो कह रहा है इस x2+ में 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो ये इसने 2 लूज़ किए हैं ये ना किए होते तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते। तो हमें पता है ये जो कोई भी एटम
जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो वैलेंस शेल से ही लूज़ करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें पहले से मौजूद हैं, और अगर ये भी 2 वैलेंस शेल के लूज़ ना करता तो 2 ये और 2 जो इसने लूज़ किए हैं, तो वो 2 और 2 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो 4 ऑप्शन हमारे पास बी। 78 MCQs द ऑर्बिटल्स ऑफ अ नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम के ऑर्बिटल में बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट। तो अभी हमने नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, 1s2 2s2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग हों, ठीक है। तो अलग अलग मतलब हुंस रूल को फॉलो करें। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी 3 ही है 2p में, मगर इसमें हुंस रूल को फॉलो नहीं हो रहा। हुंस रूल के मुताबिक यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो बी ऑप्शन ठीक होगी हमारी। आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ईच एटम। ये जो नीचे एटम दिया गया इसमें से अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें लास्ट वाले शेल से, विच विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो किसके ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके पास ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे अगर हम सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें वैलेंस शेल से। एक ऑप्शन हमारे पास सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर तो होता है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे 1s2 2s2 2p6 3s1। अब अगर इसका हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें ये वाला, तो अब इसके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो क्या हैं, वो 0 हैं। मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसमें पेयर होंगे 2p6 में। किस तरह पेयर होंगे, ये देखिए 2p में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं 1 2 3, इसमें 6 के 6 1 2 3, इसी तरह फिर दूसरे 3, ये तीनों 6 के 6 पेयर होंगे, ठीक है। इसमें 0 और जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। इसके अलावा नाइट्रोजन थी एक ऑप्शन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन 1s2 2s2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसने कहा इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिया। अभी भी इसके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो 2 बच गए हैं, तो हमने 2 लिख दिया। आगे ऑक्सीजन 1s2 2s2 और 2p में हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो अभी उसने कहा एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। हम हमेशा वो वाला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो लास्ट पे ऐड किया है, तो ये हम यही इलेक्ट्रॉन लास्ट पे ऐड किया था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमारे पास 3 इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गए अभी भी, तो हमने 3 इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिख दिए। एक ऑप्शन हमारे पास थी बेरिलियम। अगर बेरिलियम की ये 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालें तो एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचता है। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किस में है, बेरिलियम में 1, इसमें 3, ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में 2। तो ऑक्सीजन के केस में 3 सबसे ज़्यादा हैं, तो ऑक्सीजन हमारा आंसर होगा कि उसने यही पूछा था सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 80 द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 1+। कॉपर 1+ की करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो आपको कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, ये सारी है कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें अगर वो कह रहा है कि कॉपर 1+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कॉपर का हमने निकाल देना है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपको पता है ट्रांजिशन मेटल में अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन ऐड या निकालना है तो उसमें सबसे पहले हम 4s से ऐड या निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अब कॉपर 1+ बनाना है, तो मतलब कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो 4s से निकालेंगे। तो 4s 0 हो जाएगा, बाकी 3d हमारे पास 10 हो जाएगा। इस सारे के जगह पे आर्गोन लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आर्गोन 4s 0 3d 10, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है, आर्गोन 4s 0 एंड 3d 10। 4s पे बार लगाई मतलब यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है। आगे एन इम्प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़, मतलब जो इम्प्रोबेबल का मतलब कि जो प्रोबेबल नहीं था बनने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसी, मतलब वो रूल्स के मुताबिक नहीं है। तो हमें पता है कि 2 एटम ऐसे हैं, क्रोमियम और कॉपर।
तो ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं क्रोमियम और कॉपर जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इम्प्रोबेबल है। जो अभी हमने यहाँ पे देखा कि कॉपर में जो यहाँ पे 4s में एक इलेक्ट्रॉन था, हालांकि होना चाहिए था कि 4s पहले आता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन पूरे होते फिर आगे 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं, मगर हुआ क्या कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहा और बाकी 10 यहाँ पे चले गए। तो ये क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह की हमें यहाँ पे भी मिलेगी जिसमें 4s में 1 और 3d में 10 हो गए जो कि कॉपर की ही है। तो डी वाली ऑप्शन ठीक होगी। आगे, a neutral atom that has only one electron in its 3d subshell has number of electron in the outermost shell। कि न्यूट्रल एटम जिसके लास्ट वाले शेल में जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो 3d सब शेल में, हैज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम ऐसा एटम बना लेते हैं जिसके 3d सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, और ऐसे एटम का नाम है स्कैंडियम 21। अब इस तरह के देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो इसका जो लास्ट वाला शेल है वो तीसरा बन रहा है जिसको हम एम शेल कहते हैं, और एम शेल में तीन ही सब शेल होते हैं, एस, पी और डी। अब इन 3 सब शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इसमें हैं, 6 इसमें, 2 6 8 और 1 9। तो मतलब जो लास्ट वाला शेल है एम शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 9। तो 9 हमारा आंसर होगा। 83 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3s2। तो 3s2 किसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अगर हम पहले बना लें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, मतलब लास्ट पे जो शेल आ रहा है वो तीसरा है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 3s2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर गिने तो कितने आते हैं, तो 1s2 1 2 2 4 6 10 और 2 12, और हम देखना है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 12। तो हमारा जो 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल वो किसकी है, मैग्नीशियम की। आगे है जी, द पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट शेयर द सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे ऑर्बिटल्स का नीचे पेयर हमने ढूंढना है जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। तो मैंने बताया हुआ है पीछे भी, अगर कोई आपको ऑर्बिटल दिया हो तो उसमें ये वाला जो नंबर होता है साथ, किसी भी ये सब शेल के साथ, तो उस नंबर को हम कहते हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3। तो मतलब इसमें हमने ढूंढना है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये साथ साथ वो सेम किस में होंगे। तो आपको नज़र आ रहा है बी वाली ऑप्शन में दोनों ही सेम है, तो ये बी वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी, बाकी सब में ये डिफरेंट है। इसके अलावा जो इसमें ये सब शेल लिखे होते हैं ये हमें किसकी वैल्यू बताते हैं, ये हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू बताते हैं। अगर हमारे पास एस सब शेल लिखा हो तो उसके लिए एल की वैल्यू 0 होगी, अगर पी सब शेल लिखा हो उसके लिए एल की वैल्यू 1 होगी, अगर डी सब शेल लिखा हो तो उसके लिए एल की वैल्यू 2 होगी, और अगर एफ सब शेल लिखा हो तो उसके लिए एल की वैल्यू 3 होगी। ठीक है जी। आगे है जी, एन अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ चार्ज टू मास रेशो। तो ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक अल्फ़ा पार्टिकल है उसकी चार्ज टू मास रेशो आगे कंपेयर करना है डिफरेंस से कि वो क्या होगी, ग्रेटर दैन इलेक्ट्रॉन होगी, ग्रेटर दैन प्रोटॉन होगी, या लेस दैन नाइट्रोजन होगी, या फिर ग्रेटर दैन ऑक्सीजन होगी। तो आप लोगों को पहले ये देखना है कि अल्फ़ा पार्टिकल की E/M रेशो क्या है। तो अल्फ़ा पार्टिकल होता है He2+, हीलियम का एटम, उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें, बाकी क्या बचता है, हीलियम न्यूक्लियस। तो अल्फ़ा पार्टिकल को हम न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ठीक है जी। अब देखो इस पे चार्ज कितना है, चार्ज टू मास रेशो अगर निकालें तो चार्ज इस पे है 2, ये 2 चार्ज है, और इसका मैच कितना है 4, मैच मतलब मैच नंबर, तो 2/4 इसकी चार्ज टू मास रेशो। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 2 1 2 2 to the 4 तो 1/2 इस पे चार्ज टू मास रेशो आ गई। अब देखो ये जो मैस है ये नीचे वाले बट्टे के नीचे है, मतलब ये कि अगर इसको हमने कंपेयर करना है हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल के चार्ज टू मास रेशो को दूसरे से, तो अगर किसी दूसरे की जो है वो मैस अगर कम हुआ अल्फ़ा पार्टिकल से, मैस अल्फ़ा पार्टिकल का क्या है 4, अगर किसी दूसरे का मैस अल्फ़ा पार्टिकल से कम हुआ
तो मतलब जो उसकी फिर जो दूसरा एटम है जिसका मास कम है उसकी ई ओवर एम रेशो क्या आएगी, वो बड़ी आएगी, ठीक है, क्योंकि मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई ओवर एम रेशो से, ठीक है, मतलब वो अल्फ़ा पार्टिकल से फिर बड़ी आएगी, ठीक है। तो अभी देखें अगर प्रोटोन का मास जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल से कम होता है, तो मतलब इसकी ई ओवर एम रेशो क्या आएगी, बड़ी आएगी, 1 आएगी अल्फ़ा पार्टिकल से, अल्फ़ा पार्टिकल की 1/2 कम आई थी, इसकी बड़ी आएगी। मतलब जिसका मास बड़ा हुआ है अल्फ़ा पार्टिकल से उसकी जो उस केस में जो अल्फ़ा पार्टिकल का ई ओवर एम रेशो है वो कम आएगी। तो मतलब जो प्रोटॉन के केस में है वो अल्फ़ा पार्टिकल की कम आनी चाहिए। तो अल्फ़ा पार्टिकल ई ओवर एम चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन के मुकाबले ग्रेटर देन प्रोटॉन, तो ग्रेटर देन प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन से कम आनी चाहिए। देखो ना यहाँ पे प्रोटॉन की कितनी है 1/2, प्रोटॉन की कम आनी चाहिए और प्रोटॉन की ज़्यादा आनी चाहिए और ये अल्फ़ा पार्टिकल कम आनी चाहिए, मतलब लेस देन प्रोटॉन होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये हीलियम एटम की हीलियम न्यूक्लियस की कितनी है, कम है और इसकी ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन होनी चाहिए थी कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल की ई ओवर एम रेशियो है वो प्रोटॉन से कम है, लेस देन प्रोटॉन, मगर यहाँ पे ग्रेटर देन प्रोटॉन, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, हमें ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें जो ये मास है वो अल्फ़ा पार्टिकल के मास से ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास भी अल्फ़ा पार्टिकल के मास से जो है वो कम होता है, हमें ज़्यादा वाला ढूंढना है। उसकी ऑप्शन थी एक नाइट्रोजन, उसके केस में नाइट्रोजन का मास होता है 14 और ऑक्सीजन का मास होता है 15, तो ये दोनों ही हमें मिल गए जिसका मास अल्फ़ा पार्टिकल के मास 4 मास होता है अल्फ़ा पार्टिकल का, उससे ज़्यादा होता है। तो इन दोनों में से अब कौन सी ऑप्शन चूज़ करें, तो अब देखो जिसका मास ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल से उसकी ई ओवर एम रेशो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी अल्फ़ा पार्टिकल से, जिसका मास ज़्यादा उसकी ई ओवर एम रेशो कम होगी। तो मतलब जो इसका मास ज़्यादा उसकी जिसका मास ज़्यादा उसकी ई ओवर एम रेशो भी कम होगी, क्योंकि ई ओवर एम रेशो क्या होती है, मास नीचे आता है, तो अगर जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी ये ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सीजन की मास ज़्यादा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कम आनी चाहिए, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल की वैल्यू फिर इससे ज़्यादा आनी चाहिए। तो यही ऑप्शन ठीक होगी कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ग्रेटर दैन ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी। इसके अलावा नाइट्रोजन से भी ज़्यादा होगी, मगर यहाँ पर उसने लिखा है लेस देन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से लेस नहीं होगी, नाइट्रोजन से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का मास ज़्यादा है। इसको आप ज़रा सोल्व करके देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2, कौन सा है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, मतलब ये कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1s2 का मतलब ये है। तो पहले को अगर देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो मतलब उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये ऑप्शन नहीं होगी। दूसरे को देखो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है मगर उसमें H+ लगा हुआ है, मतलब 1 उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो भी H+, मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस का मतलब निकल जाना। बी वाली में देखें तो उसमें हीलियम एटम, उसमें 2 एटॉमिक नंबर में 2 है, मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, मगर उसमें से एक प्लस लगा, मतलब एक निकल गया, तो बाकी कितने रह गए 1, तो इसमें टोटल 1 इलेक्ट्रॉन रह गए। हमें ढूंढना है कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। डी वाली में देखो उसका एटॉमिक नंबर 1 है और साथ एक नेगेटिव लगा है, मतलब एक तो पहले इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव की वजह से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 1 + 1 2 इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब डी वाली ऑप्शन करेक्ट होगी हमारी, तो डी हमारा आंसर होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगी। द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोरोमीन आर, तो बोरोमीन में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये हमने बताना है। तो अगर आप बोरोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो बोरोमीन के एटॉमिक नंबर होता है 35 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएं तो ये बनती है सारी, मैंने लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनानी आती तो उसके लिए मैं एक ट्रिक शेयर करूँगा, आपको वो ट्रिक देखनी है, ठीक है। तो इसके 4p में देखो, अब 4p में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और उन 5 में से ये 2 जो हैं वो पेयर्ड हैं और एक जो है ये अनपेयर्ड है, लास्ट वाला। तो इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोरोमीन में, वो है, तो ए ऑप्शन होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड है। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन दिस 3d सबशेल। 3d सबशेल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस केस में होंगे? पहला है स्कैंडियम 3+।
अब स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अभी ऊपर मैंने बताया था कि ये जो 4s 1s से लेकर 3p तक जो है वो हम आर्गोन लिख सकते हैं, क्योंकि आर्गोन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब 18 से आगे जो है हम 4s और 3d में डालेंगे, ठीक है। 18 से पहले हम आर्गोन लिख देंगे सिंपली, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो स्कैंडियम का होता है 21, तो हमने 21 इसके पीछे 18 लिखे आर्गोन, ठीक है। अब आगे जो है 4s और 3d में डालने हैं। 21 18 हो गया आर्गोन तक, उसके अलावा 2 फिर 4s में डाले 20 हो गए, और एक रह गया तो उसको हमने 3d में डाल दिया। तो अब वो कह रहा है स्कैंडियम 3+, तो स्कैंडियम 3+ में कितने जो है वो 3d में होंगे। तो स्कैंडियम 3+ का मतलब हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 हमने 4s से निकाल दिया और एक 3d से निकाल दिया, मतलब 4s और 3d तो ख़त्म ही हो गए। तो इसमें तो 3d में इलेक्ट्रॉन ही 0 रह गए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसमें ज़्यादा होंगे वो हमने बताना है। तो टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 22 होता है, टाइटेनियम 4+। तो अब टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गोन 18 आ गए इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 4s में आ गए 20 हो गए, और 2 3d में आ गए। अब 4+ का मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हमने निकालने हैं, 4+ का मतलब। तो अभी मैंने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो, मैंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ऐड करने हैं ट्रांजिशन एटम में तो 4s से करने हैं। तो हमने पहले 4s से 2 निकाले, फिर 2 और निकालने हैं, क्योंकि 4 निकालने हैं तो 4 यहाँ से 2 यहाँ से निकाले और 2 यहाँ से, तो 4s और 3d दोनों ही ख़त्म हो गए। मतलब यहाँ पे भी 3d में 0 इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसमें ज़्यादा होंगे हमने वो बताना है। आगे है निकल 2+। तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो निकल एटॉमिक नंबर होता है 28, इसमें 18 जो है वो आर्गोन की जगह पे आ गया, बाकी 20 भी 2 MCQ 4s में इलेक्ट्रॉन 4s में आए, तो 20 हो गए टोटल, बाकी 8 बच गए और 3d में 8 आ गए। अब 3d में 8 आ गए किस केस में, स्कैंडियम 2+ है, तो मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन निकालने ऐड करने हैं वो सबसे पहले 4s से निकालने हैं, तो 2 ही निकालने थे, हमने 2 4s से निकाल दिए, तो इसमें 8 हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गए 3d में। उसने यही पूछा था 3d में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे। आगे है Fe2+। तो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 होती है, इसमें आर्गोन की जगह पे 18 आ गया, 4s की जगह पे 2 आ गया, 18 और 2 20 और 6 26। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, हमने 4s से निकाल दिए, बाकी हमारे पास 3d में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। सबसे ज़्यादा किसमें है, निकल में, तो निकल वाली ऑप्शन हमारी आंसर होगी, तो सी आंसर है हमारा। आगे जी द वैल्यू ऑफ n+l वैल्यू फॉर 4f सब शेल। 4f के लिए n+l वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता ही है 4f के लिए, तो n की वैल्यू क्या है 4, और f की वैल्यू, f के लिए l की वैल्यू होती है 3। आपने पीछे पढ़ा होगा कि s के लिए l की वैल्यू होती है 0, l की वैल्यू होती है p के लिए 1, t के लिए l की वैल्यू होती है 2, और f के लिए l की वैल्यू होती है 3। तो हमने n की जगह पे लिखना है 4, n+l वैल्यू निकालनी है, तो n की जगह पे लिखना है 4 और l की जगह पे 3, 4 + 3 7। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 4 + 3 7, डी वाली। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर सोडियम एंड मैग्नीशियम 2+, सोडियम 1+ एंड मैग्नीशियम 2+। तो पहले सोडियम 1+ और मैग्नीशियम 2+ को देख लेते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2 2p6 3s2। तो मैग्नीशियम 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो हम वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 1s2 2s2 2p6, मतलब एक ये पहले वाला शेल और बाकी 8 जो है वो दूसरे वाले शेल में, 2 शेल इसमें बच गए, और इलेक्ट्रॉन कितने टोटल बच गए 10, 2 2 4 और 6 10। तो मैग्नीशियम 2+ में 10 इलेक्ट्रॉन बच गए और 2 शेल बच गए। इसी के साथ अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जो हमने पीछे लिखी थी यहाँ पे, इसमें अगर देखें तो सोडियम 1+ बनाना है, सोडियम 1+, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। हमें पता सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना, हम 3s1 से निकाल देंगे, बाकी हमारे पास क्या बच गया 1s 2s2 2p6, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें भी 10 आ गए, मतलब दोनों में 10 10 इलेक्ट्रॉन बाकी बच गए। और इसमें भी जो है 2 ही
एक ये वाला शेल और पहले वाला शेल और दूसरे वाला शेल बच गया, मतलब दोनों में 2 शेल और 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है, हमने वो वाली बतानी है। बात कौन सी ठीक है इसके लिए? सोडियम 1+ हैज़ 2 शेल, ठीक है, इसके लिए 2 शेल बच गए। मैग्नीशियम हैज़ 3 शेल, नहीं, मैग्नीशियम के लिए भी 2 ही शेल बचे हैं, हमने पीछे देखा अभी, ये गलत होगी। सोडियम हैज़ लॉस्ट इट्स वैलेंस शेल विल मैग्नीशियम हैज़ नॉट, मैग्नीशियम ने भी अपना वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि मैग्नीशियम ने यहाँ पे जो 3s2 के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो लूज़ किए थे। आगे, बोथ हैव 10 इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ठीक होगी। बोथ हैव लूज सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ने लूज़ नहीं किए। मैग्नीशियम +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, और सोडियम 1+ का मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया है, तो सी वाली ऑप्शन ठीक होगी। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडिड टू एन एटम विद द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p6, वो कह रहे हैं कि एक एटम है जिसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3p6, उसमें अगर हम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें कि जो अगला इलेक्ट्रॉन है दैट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज़ टू अपर पी शेल, वो उससे ऊपर वाले पी शेल में जाए। जो अभी जो पी शेल है, अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 3p में, तो अब जो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो 4p में जाए, तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको पता है, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन में अगर आप देखो तो ये 3p है। अगर 3p से हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ये 4p में लेके जाना है, तो इसके रास्ते में हमें ये 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन और 10 3d में इलेक्ट्रॉन, 4 जो है 2 4s में और 10 3d में, ये इलेक्ट्रॉन फिल करके फिर ही हम आगे 4p में जा सकते हैं। तो मतलब हमें 2 और 10 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि हम नेक्स्ट p ऑर्बिटल में जा सकें, तो 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सी वाली ऑप्शन। आ गया जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेल्स इलेक्ट्रॉन विल बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये एक आसान सा है, आपको पता है कि जितना ज़्यादा शेल नंबर इंक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर होता जाता है। तो ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसी तरह अगर 5वां शेल होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता, मतलब न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता। तो यही उसने पूछा था मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन होगा, तो वो 5th शेल वाला होगा। आगे है जी हमारे पास जो MCQ नंबर है 93, ऑफ बाउ प्रिंसिपल कैन नॉट टेल अस, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो सब शेल्स हैं वो हम इस तरह अरेंज करेंगे कि उनकी एनर्जी क्या हो, इंक्रीज़ हो, मतलब जो 1s की एनर्जी है वो कम हो, 2s की उससे ज़्यादा, 2p की उससे ज़्यादा, 3s की उससे ज़्यादा और 3p की उससे ज़्यादा। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हम इलेक्ट्रॉन को इसमें प्लेस करते हैं 2 2 6 2 और 6। तो ये देखो, अब ये हमें, अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन किसी में प्लेस किए तो हमें ये इसकी वैलेंसी भी बता रहा है। वो प्रिंसिपल क्या कर बताता है, पहली बात तो उसने अभी हमने देखा कि रिलेटिव एनर्जी ऑफ सब शेल, ये एनर्जी ऑफ सब शेल बताता है, जो हमने कहा था कि इसकी कम, इसके सबसे ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, फिर उसकी ज़्यादा, फिर उसकी इस तरह ज़्यादा, मतलब एनर्जी ऑफ सब शेल। दूसरी बात, ये एनर्जी ऑफ रिलेटिव एनर्जी ऑफ शेल भी बताता है, ठीक है, रिलेटिव एनर्जी ऑफ शेल भी बताता है, मतलब ये देखो इसमें ये पहले शेल की एनर्जी कम है, ये दूसरे की उससे ज़्यादा है, तीसरे की फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो आगे है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिट में कैसे होती है ये नहीं बताता, तो डी ऑर्बिटल हमारे पास करेक्ट होगी। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। आगे है जी 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोरस्पॉन्ड टू, कि 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है। अगर हम देखें 3s2 3p4 कहाँ पे आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो यहाँ तक आते हुए हमें इलेक्ट्रॉन जो मिलते हैं वो कितने, 2 4 6 10 12 और 4 16, मतलब हमें ऐसा एलिमेंट या फिर आयंस ढूंढना है जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन हों। अगर हम सल्फ़र को देखें तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होते हैं, मतलब इसमें 16 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर बाकी ऑप्शन को देखें मतलब 16 सल्फ़र हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें 16 इलेक्ट्रॉन वाला ढूंढना था। तो बाकी ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। क्लोरीन 2+, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और -2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए हैं, 17 और 2
19, मतलब ये इसमें तो 19 इलेक्ट्रॉन हो गया, हमें ये नहीं ढूंढना था, हमें 16 इलेक्ट्रॉन वाला ढूंढना था। तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन ही हमें ये हो सकती। डी वाली में देखो पोटाशियम +1, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और उसमें एक +1 का मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, 19 - 1 18। तो ये भी हमने नहीं ढूंढना, हमने 16 इलेक्ट्रॉन वाला ढूंढना, ये भी नहीं ऑप्शन हो सकती। 16 इलेक्ट्रॉन वाला ए ही ऑप्शन है, ये तो हम वैसे चेक कर रहे हैं। क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर होता है, +2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो +2 -2 किया तो 15 एटॉमिक नंबर, इसमें 2 मतलब इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हैं, हमें 16 ढूंढने तो वो ए में ही है, मतलब 3s2 और 3p4 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किसकी होगी, ये सल्फ़र की होगी। 95 MCQ ऑक्सीजन -2 हैज़ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, कि ऑक्सीजन -2 है, उसके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। -2 ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 4 यहाँ पे होगा तो 4 जो है वो p में आ जाएंगे। अब -2 का मतलब इसमें 2 और इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ से 4 हटा के 6 लगा देंगे, क्योंकि इसमें 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, 4 से फिर 6 चलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें, इस वाले s में या 2 इस वाले में, तो 2 और 2 4, मतलब टोटल s में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 हो जाएंगे। आगे कह रहा है वाई एक एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी है उसने, 2s1 2px1 2py1 2pz1, दिस इज डैश कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, मॉलिक्यूलर स्टेट। तो आपको पता है कि ये एक कार्बन की तकरीबन हमने जो पढ़ी हुई है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हमने पढ़ा था कि ये ग्राउंड स्टेट अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें ये 2s2 का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यहाँ से निकल कर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर दूसरे ये खाली वाले शेल में चला जाता है, सब शेल में, तो यहाँ से मतलब A2s में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कौन सी हुई फिर, एक्साइटेड स्टेट। आगे हमारा MCQ नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल रिसीव द इलेक्ट्रॉन लेटेस्ट, मतलब सबसे जो लास्ट पे इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जाएगा। तो उसने 4 ऑर्बिटल हमें दी, 2s 3p 4s और 3d। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर हमने ऐड करने हैं ऑर्बिटल में तो वो n+l रूल के मुताबिक होंगे। n+l रूल क्या कहता है कि अगर किसी की n+l वैल्यू जो है वो कम है तो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 2s की n+l वैल्यू निकालें तो इसके n की जगह पे 2 आएगा, क्योंकि इसके n की वैल्यू क्या है 2, और l की जगह पे 0 आएगा, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो 2 + 0 2। 3p के लिए निकालें तो n की जगह पे 3, l की जगह पे p की वैल्यू 1, तो 3 + 1 4। इसी तरह अगर 4s की निकालें तो 4 n की जगह पे 4 और s की जगह पे 0, 4 + 0 4, और 3d की निकालें तो 3 + d की जगह पे 2, तो 3d 5, 3 + 2 5। तो सबसे कम किसकी है, इसकी, मतलब सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जाएगा इसमें, क्योंकि अब देखो इन दोनों की 4 और 4n+l वैल्यू आ गई, तो फिर हमने देखना है कि जिसकी n वैल्यू कम है सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसमें देखो 3p की n वैल्यू कम है, 4s की ज़्यादा है, सबसे पहले 3p में जाएगा, मतलब सबसे पहले 2s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा और एंड पे 3d में, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी वैल्यू n+l वैल्यू ज़्यादा हो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन एंड पे जाता है, तो 3d में एंड पे जाएगा। एन ऑर्बिटल दैट हैज़ डायरेक्शनल करैक्टर, तो कौन सा ऑर्बिटल है जिसका डायरेक्शनल करैक्टर होता है, s का तो बिल्कुल नहीं होता है, s तो स्फेरिकल होता है। इसके अलावा एनी s और p, s का तो होता ही नहीं है, s को उन्हें चूज़ ही नहीं करना, s और d, s का नहीं होता। p, तो p का डायरेक्शनल करैक्टर हमेशा होता है, px py pz हमने पढ़ा 3 डायरेक्शन होती हैं इसकी। आगे है ऑल ऑफ दिस हैव सेम नंबर ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, इन सब में जो है वो 3p के 3p ऑर्बिटल 3p सबशेल में सेम नंबर होंगे, बस एक में नहीं होगा, उसका हमने बताना है। तो एक किस में नहीं होगा, सिलिकॉन 4+, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो वो 1s2 2s2 2p6 3s2 और आगे फिर आता है हमारे पास 3p2। अब सिलिकॉन 4+ उसने कहा था, इसका मतलब है कि सिलिकॉन से हमने +4+ का मतलब हमें
यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो यहाँ से हमने 3p से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और 3s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब तो देखो इसमें सिलिकॉन में तो 3p में 0 इलेक्ट्रॉन बच गए। उसने कहा था 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें जो है 3p में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, सेम होंगे सब में, बस एक में नहीं सेम होगा, उसका हमने बताना है। तो देख लेते हैं, सिलिकॉन में तो 0 है। बाकी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये होती है। अब वो कह रहा है क्लोरीन -1, तो -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये 5 के बजाय यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के हमारे पास 5 - 1 4 हो गया। तो मतलब इसमें देखो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4, इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। बाकियों को अगर देखो तो सोडियम का उसने कहा हमारे पास, सोडियम नहीं सॉरी, उसने सल्फ़र का, तो सल्फ़र अगर देखो तो सल्फ़र S-2, सल्फ़र -2, तो सल्फ़र के अगर देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है, सल्फ़र का होता है 16, ठीक है। तो अब इसके 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, तो सल्फ़र -2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो हमने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 निकल गया, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, 2, मतलब 3p में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। सॉरी, सल्फ़र -2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो 3p 1s2 3p4। क्लोरीन का मतलब भी था, क्लोरीन -1 का भी मतलब था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मतलब पहले 5 था इलेक्ट्रॉन ऐड कर, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 हैं। और इसमें भी उसने कहा सल्फ़र -2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करने हैं, तो 4 + 2 कितने हो गए, 4 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो 6, तो इसमें भी 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह पोटाशियम का उसने कहा, पोटाशियम +1, पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखो, +1 का मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये निकाल दिया, 3p में 6 ही इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास। तो इन तीनों में जो हमारे पास है 3p में सेम इलेक्ट्रॉन है, बस ये सिलिकॉन 4+ में 0 है, मतलब इसमें डिफरेंट है। तो उसने ये कहा था कि सब में सेम होगा, बस एक में नहीं, उसका बताना है, तो सिलिकॉन 4+। 100 MCQ अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर, हुंस रूल के मुताबिक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 15, विल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर उसका 15 है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 15 एटॉमिक नंबर की, तो वो इस तरह की आती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, तो 3p में जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होते हैं, और इसी मतलब इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो हमारे पास ऑप्शन है डी। सोडियम एंड पोटाशियम बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, सोडियम और पोटाशियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, किस में, तो अगर हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और पोटाशियम के लिखें, सोडियम 11 3s1 और पोटाशियम की मैंने नीचे लिखी हुई है, ठीक है, तो पोटाशियम 4s1, इसमें अगर देखें तो ये 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s1, और यहाँ पे तीसरे शेल में देखो 3s2 3p6, तीसरे शेल में पोटाशियम में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तीसरे शेल में 3s1 ही है, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इनमें देखें तो इसमें दूसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, और यहाँ पे पोटाशियम में भी दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दूसरा शेल जो है उसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वही इसने पूछा था सोडियम और पोटाशियम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, किस शेल में, तो अभी हमने देखा दूसरे शेल में, और दूसरे शेल को हम कहते हैं एल शेल, के शेल को पहला, एल को दूसरा, एम को तीसरा, तो एल शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बाकी एम शेल में हमने अभी देखा कि एम शेल में नहीं है, एम शेल में सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है और पोटाशियम के केस में 8 इलेक्ट्रॉन है। आगे हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल्स इन जिंक, तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30,
तो इसकी वो कह रहा है पी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पी ऑर्बिटल देख लो कौन कौन सी है, 2p6 3p6, ये 2 पी ऑर्बिटल हैं, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 और 6 12, तो दोनों पी ऑर्बिटल में हमारे पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। आ गया वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो जो वेवलेंथ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम देखें एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच एफ, ठीक है, तो E इज़ इक्वल टू एफ़ की जगह पे हम अगर एफ़ की वैल्यू लिख दें सी ओवर लैम्डा, तो E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा हो जाएगा, मतलब जो लैम्डा है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। या फिर इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, मतलब यहाँ पर हमें जो रिएक्शन दी है वो सिर्फ एनर्जी की दी है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी, तो वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। आ गया नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन एल एनर्जी लेवल, एल एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल सॉरी। तो किसी भी, अभी मैंने पीछे आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी अगर शेल में अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ सब शेल ढूंढने हैं तो उसका फॉर्मूला है n, और अगर आपको किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ढूंढने हैं तो उसका फॉर्मूला है n का स्क्वायर, ठीक है। अभी वो कह रहा है एल शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, तो एल शेल का मतलब n की वैल्यू कितनी है 2, एल शेल कौन सा है सेकंड शेल, तो एल की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो हमने n की जगह पे लिख दिया 2, तो n का स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, मतलब जो सेकंड शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे वो कितने होंगी 4, हमारे पास आंसर है 4। आ गया रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट बोहर ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का बोहर ऑर्बिट्स है उसके सेकंड और फर्स्ट की रेशियो अगर निकाले तो क्या आती है, सेकंड और फर्स्ट की, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं जो रेडियस का एक्सप्रेशन है वो क्या है। रेडियस जो होता है किसी भी हाइड्रोजन में किसी भी शेल का वो है 0.529 n का स्क्वायर। अगर हम पहले शेल का निकालें R1 वो आएगा 0.529, n की जगह पे पहले शेल की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 0.529 आ जाएगा इसको सोल्व करके। अगर सेकंड शेल का निकालें तो R2 0.529, n की जगह पे सेकंड शेल की वैल्यू 2 लगाएंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 0.529 इंटू 4। अगर हम अब उसने कहा था सेकंड और 1 की रेशो, तो हमने सेकंड को ऊपर रखा और 1 को नीचे, सेकंड ऑर्बिट को ऊपर रखा 1 को नीचे। सेकंड की ये वैल्यू आई थी, 1 की ये 0.529 कैंसिल होगी, ऊपर हमारे पास क्या रह गया, ऊपर रह गया हमारे पास 4 और नीचे 1, मतलब 4 हमारे पास जो है वो रेशो आएगी सेकंड टू फर्स्ट की, 4 आंसर है हमारा। आगे हमारे पास MCQ नंबर है 106, वो कह रहा है हमें इन ग्राउंड स्टेट एन एलिमेंट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 3D सबशेल, द एलिमेंट इज। ग्राउंड स्टेट में एलिमेंट में 10 इलेक्ट्रॉन हैं 3D में। तो ये अगर हम पीछे देखें तो हम जिंक के जो हमने बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जिंक की, तो इसके अगर 3D को देखो तो 3D में देखो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3D में होंगे ग्राउंड स्टेट में जिंक में, ठीक है, Zn जिंक। इसके अलावा अगर देखो तो कॉपर में भी 3D में 10 ही होते हैं, मगर उसमें एक केस आ जाता है कि उस वाले में केस में कॉपर में 3D में जो 10 होते हैं उस वाले केस में 4s में 1 होती हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। तो उसने यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पूछा था, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड नहीं हुआ। इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्साइड होता है। आगे है 107, एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक, इसका बी था, एन एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, 14 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, द एलिमेंट इज़। तो उसने ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया और वो कह रहा है एलिमेंट कौन सा होगा वो बताना है हमें। पहले हम क्या करते हैं, इस सारे इलेक्ट्रॉन को गिन लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर हम देखेंगे कि जो इतना एटॉमिक नंबर जिसका होगा वही आंसर होगा। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10
और 14, 24 और 2 26। तो 26 जो है इलेक्ट्रॉन है इस एटम में। तो हमें पता है कि 26 इलेक्ट्रॉन मतलब 26 प्रोटॉन, 26 प्रोटॉन मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 26, और जिसका एटॉमिक नंबर 26 होगा वो हमने ढूंढना है। और यहाँ से अगर देखें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, वेनेडियम का होता है 23, आयरन का होता है 26, मतलब आयरन हमारा आंसर होगा सी वाली ऑप्शन। टाइटेनियम का 22 होता है। आगे 108 द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स हैविंग S इज इक्वल टू +1/2। 3D को अगर आप देखो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5 ऑर्बिटल्स और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर। अब ये जो ऑर्बिटल है इसमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इस तरह बना हुआ है, उसमें जो है उसकी जो S की वैल्यू होती है वो +1/2 होती है, और जो इलेक्ट्रॉन इससे उल्ट स्पिन का बना है उसकी -1/2 वैल्यू होती है। तो ये वाली जो स्पिन है +1/2, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो कितने हैं, ये 5 हैं, तो मतलब +1/2 वाले इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो हमने यहाँ पे देखना है 5। उसने यही कहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन जिसकी S की वैल्यू क्या हो +1/2। आगे द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, कि जो बेरिलियम है उसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर वैल्यूज़ क्या होंगी। पहले तो बेरिलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2, तो इसका जो फोर्थ शेल है वो 2s में है, तो n की वैल्यू उसमें क्या होगी 2, और s की वैल्यू क्या होगी 0। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, और m की वैल्यू भी s के लिए क्या होगी 0, क्योंकि वो डायरेक्शन लेस होते हैं। तो ये देखो n की वैल्यू क्या आ गई 2, l की वैल्यू l की वैल्यू s के लिए 0 और m की भी 0, तो 2 0 0 और s तो -1/2 या +1/2 लिख लो। बाकी देखो तो इसमें 1 नहीं आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी 1 आ गया, भी नहीं हो सकता, इसमें 2 आ गया मगर l की वैल्यू 1 आ गई, l की भी 0 आनी चाहिए थी, तो सी ऑप्शन ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल इज, तो अगर ये जो 1s है और ये 2s है, इसके दरमियान ये वाली जो जगह है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, ना होने के बराबर होती है, क्योंकि ये नोड्स होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है NH/2π। तो अगर हम n की जगह पे लिख दें 2, n की जगह पे 1 2 3 कुछ भी आ सकते हैं, तो हम 2 लिख दें तो 2 या 2 कैंसिल हो गया, तो मतलब n2h/2π तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा h/π, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो h/π भी हो सकता है। इसके अलावा 0.5 h/π भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे NH/2π, ठीक है, अगर हम n की जगह पे 1 रखें, n की जगह पे हम रखें 1, तो ये 2 1 ये डिवाइड होगा तो ये 0.5 h/π आ सकेगा, ठीक है। जो आएगा नहीं वो होगा 2.5 h/π, ठीक है, तो ये नहीं आ सकेगा क्योंकि ये जो है वो एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट MCQ इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट x y z आर 19 21 एंड 25। ये जो है एटॉमिक नंबर है हमारे पास x y और z का, x का है 19, y का है 21 और z का है 25। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द m शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर द ऑर्डर। तो वो जो कह रहा है कि m शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन m शेल में किस एलिमेंट में होंगे। तो अगर हम देखें एटॉमिक नंबर 19, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके m शेल में, मतलब m शेल मतलब तीसरे शेल में, तो m शेल में इसके हैं 3s2 3p 6 8 इलेक्ट्रॉन, 19 एटॉमिक नंबर मतलब x एटम के, ठीक है। 21 एटॉमिक नंबर मतलब y एटम।
तो वाई में अगर देखें एम शेल में 3s2 3p6 8 और 1 9, तो वाई शेल में 9 है। अगर 25 जो है वो जेड को देखें तो इसमें 3s2 3p6 8 और 5 13, तो सबसे ज़्यादा जो है वो वाई में है, वो जेड में है 13, और फिर जो है वो वाई में है 9, और फिर जो है वो एक्स में है सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा जेड में, फिर वाई में और एक्स में सबसे कम बी वाली ऑप्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉपर 2+, निकल 2+, आयरन 2+ एंड क्रोमियम 3+। आयरन 3+ और क्रोमियम 3+, बाकी कॉपर 2+ और निकल 2+। अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन की जगह हम आर्गॉन लिख सकते हैं। कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 24, उसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, और हमें पता है इसमें जो अबनॉर्मैलिटी होती है कि 4s में 1 आते हैं और बाकी 3d में 10 आ सकते हैं, ठीक है। और कॉपर 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो हमने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, बाकी यहाँ पे 1 बच गया। अब इसमें देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कॉपर में सिर्फ यही 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर बच गया, तो कॉपर में जो कॉपर 2+ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने होगा, वो 1 होगा इसमें। निकल 2+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गोन 4s2 और निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो 3d में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब 2+ का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलेंगे। पीछे बताया था कि 4s में ऐड होंगे, 4s से निकलेंगे पहले, तो इसको निकालने के बाद हमारे पास ये 2 अनपेयर बच जाते हैं 3d में, तो इसके 2 अनपेयर रह गए, कॉपर में 1 थे, ठीक है। आगे देखें क्रोमियम 3+, ठीक है जी। क्रोमियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने बताया था अबनॉर्मैलिटीज़ कॉपर और क्रोमियम की, कि इसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, बाकी 3d में 5 आते हैं। क्रोमियम 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 1 यहाँ से निकाला, 2 यहाँ से निकाले, बाकी इसके पास ये 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गए 3d में, तो इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आयरन Fe3+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, 4s में 2 होते हैं और इसके बाद 3d में 6 होते हैं। इसके में 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 यहाँ से निकाले, 1 यहाँ से निकाला, और सॉरी 1 ये वाला निकाला जो डबल ऐड होता है। आपको पता है, जो अगर आपको हॉर्न्स रूल पता है तो इसी तरह होता है, 1 2 3 4 और 1 जो यहाँ पे था 5, मतलब इसमें ये 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बाकी बच के। तो सबसे ज़्यादा जो है Fe3+ में, सबसे ज़्यादा Fe3+ में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। फिर है क्रोमियम 3+ में 3, क्रोमियम 3+ में 3, और फिर है हमारे पास निकल में, और फिर है हमारे पास कॉपर में। तो सबसे ज़्यादा देखते हैं आयरन 3+ में, फिर है क्रोमियम में, और फिर निकल में और कॉपर में। यही हमारी ऑप्शन थी, सबसे ज़्यादा आयरन में, फिर क्रोमियम में, फिर निकल में और फिर कॉपर में। आगे हाँ जी, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेशन टू द क्लोरीन एटम इज़ इनकरेक्ट। तो क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें हम यहाँ पे, तो वो अच्छा है, 1s 2s 2p 3s 3p। अब इसमें देखो जो सबसे 3d हाई एनर्जी का है, हमें पता कि आगे की तरफ जाते हुए एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी 3d के सबसे कम 1s की है। 3p और 3d में सबसे ज़्यादा एनर्जी 3d की होगी। तो हमें यहाँ पे कह सकते हैं कि 3d की एनर्जी, ये जो 3d की एनर्जी है वो 3p और 3s से ज़्यादा है। तो ये आपने याद रखना है, बस इसी के बारे में क्वेश्चन है। 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी देन 3d। तो 3s और 3p की क्या होती है, एनर्जी कम होती है, 3d की ज़्यादा होती है। तो 3s और 3p की एनर्जी जो है वो हायर नहीं कम होगी, तो ये ऑप्शन गलत है। 3p ऑर्बिटल इज़ हायर इन एनर्जी देन 3d। तो 3p की क्या हायर होती है, अभी मैंने बताया, तो 3p की कम होती है, 3d की ज़्यादा होती है।
आ गया 3s ऑर्बिटल इज़ हायर इन एनर्जी दैन 3p। अभी बताया भाई 3p की कम होती है, 3s की कम होती है, 3p की ज़्यादा होती है। तो उसने कहा 3s की ज़्यादा होती है, नहीं गलत है, 3p की ज़्यादा होती है। 3d आर हायर इन एनर्जी दैन 3s एंड 3p, ये ठीक है डी वाली, कि जो 3d है ये वाली, ये हायर इन एनर्जी है 3s और 3p से। आ गया जी ब्रैकेट सीरीज़ लाइज इन। तो आप लोगों ने ये याद किया होगा कि जो लेमन सीरीज़ है वो जो विजिबल रीजन में, और जो ब्रैकेट सीरीज़ है वो किस में, लेमन सीरीज़ विजिबल रीजन में, और बाल्मर सीरीज़ नहीं लेमन सॉरी अल्ट्रा वायलेट में, बाल्मर विजिबल रीजन में, और बाकी जो 3 बचती हैं वो इंफ्रारेड रीजन में। तो ब्रैकेट सीरीज़ भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। आ गया फ्रॉम लेमन टू पी फंड सीरीज़ द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती हैं, अगर हम लेमैन से पी फंड की तरफ जाएं, मतलब 1 से 5 की तरफ जाएं अगर, तो जो वेव नंबर है वो डिक्रीज़ होती हैं। आप लोग बुक में भी देखिएगा फॉर्मूला में, तो आपको इन्वर्स रिलेशन पता चलेगा। 117 MCQs द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज़ डैश चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो हमें पता है ऑर्बिटल ऐसी जगह जहाँ पे 95% चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगी। द सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव एक्सेप्टेबल सोल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड। तो हमें पता है कि कोई भी जो क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें ऐसी वैल्यूज़ का सेट है जो कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को बताता है एटम में। तो क्वांटम नंबर है इसका आंसर होगा। क्वांटम नंबर्स विच रिप्रेजेंट द शेल और एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो शेल और एनर्जी लेवल को कौन सा क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ए ऑप्शन। 24 पी सबशेल। पी सबशेल के लिए कौन सी ऑप्शन ठीक है, तो पी सबशेल के लिए आपको पता है कि अगर कोई सबशेल जो है वो पी है तो उसके लिए एल की वैल्यू 1 होगी, और उसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू, तो पी शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी 1। तो 1 कौन कौन सी ऑप्शन में है, बी वाली में और सी वाली में, इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। तो पी सबशेल के लिए हमें पता है कि एम की वैल्यू 0 और +1 होती है, +2 तो डी के लिए होती है। तो ऑप्शन हमारे पास सी वाली करेक्ट होगी। तो ये थे हमारे पास स्टार्स एमडी केमिस्ट्री के एमसीक्यूज, हमने उसको सोल्व किया, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो स्टार्स एमडी केमिस्ट्री की बुक से जो हम करेंगे वो होगा थर्मोकेमिस्ट्री या फिर केमिकल बॉन्डिंग। तो इससे पहले हमने फंडामेंटल कंसेप्ट्स के भी एमसीक्यू सोल्व किए हैं, उसको भी चेक करें। थैंक यू।